हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे पढ़ते हैं हम अपनी बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को पढ़ने का सही तरीका क्या है और बेयर एक्ट जो है क्यों ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेयर एक्ट जो है वो आपकी बाइबल होती है। तो अब इस बाइबल को पढ़ना कैसे है, आज के सेशन में हम ये देखेंगे। बेयर एक्ट जो है आपकी हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ वेरी क्लियर। बट प्रीलिम्स में ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। जो आपका सबसे बिगेस्ट हर्डल होता है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या हमें सारे सेक्शन लाइन से रटने हैं, कौन सा सेक्शन हमें जो है इस तरीके से पढ़ना है जो हमें समझ में आए, क्यों हम कहते हैं कि डिग्लॉट लो। अब ये तो बताया कि डिग्लॉट ले लो, आपको हेल्प करेगा ट्रांसलेशन में, बट एट द सेम टाइम उससे हम क्यों कहते हैं डिग्लॉट लेने को, इसलिए कहते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो सेक्शन से। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ी जाती है आपकी बेयर एक्ट। इन सारे कंफ्यूजन्स की वजह से आप लोग जो है बेयर एक्ट से भागते हो और बेयर एक्ट को बोझ समझते हो। तो आज के सेशन में मैं बताऊंगी कि कैसे आप आराम से इजीली जो है बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट। तो इस सेशन में हम ये बात आपकी डिस्कस करेंगे। नाउ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी IQ देता है स्टडी IQ जुडिशरी कोर्स। इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग की क्लास, एसे राइटिंग की क्लास, करंट अफेयर्स और वो बाकी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी हैं। नाउ अगर आपको हमारी वीडियोस की PPT की PDF फॉर्म चाहिए तो वो जो है आपको इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे इजीली अवेलेबल है। आप यहाँ पे कनेक्ट होइए और आप सारी लिंक्स हमारी वीडियो की, सारे लीगल अपडेट्स इन सोशल मीडियाओं से ले सकते हैं। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। जैसा मैंने बताया कि प्रीलिम्स में तो भाई बाइबल ही है आपकी बेयर एक्ट। अब इस बाइबल को मैंने कहा कि हमारी बेयर एक्ट जो है वो बाइबल है, तो इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ने की कुछ अप्रोच है आपकी। अगर आप अप्रोच ठीक करते हो तो आपका एग्जाम फट से निकल जाता है। द रीजन बीइंग, हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें करना है स्मार्ट वर्क, हमें करना है आपका स्मार्ट वर्क। तो वो कैसे होगा, वो होगा ठीक से अप्रोच रखने के लिए। अब आपने अगर ठीक से अप्रोच रखी है तो आपका जो है एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो। अब हमने देखा कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमारा बेयर एक्ट जो है यूजफुल होता है। अब बेयर एक्ट आपने उठाई, कोई बेयर एक्ट, सबसे पहले एक डिक्लेरेशन कि बेयर एक्ट आप जितनी ज्यादा उसमें मार्किंग करोगे उतना आपको यूजफुल होगा। जितने आप अपने रनिंग हैंड से शॉर्ट नोट्स बनाओगे अपनी बेयर एक्ट पे, वो उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो बेयर एक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बेयर एक्ट कैसे पढ़नी है, हमें क्या अप्रोच रखना है। जब हम बेयर एक्ट को पहले ही खोलते हैं तो क्या अप्रोच रखना है, हमें उससे भागना नहीं है, हमें उसे पकड़ के रखना है, क्योंकि वही जो है हमको सफलता दिलाएगी। सिर्फ बेयर एक्ट ही है जो आपको अच्छी तरीके से आराम से इजीली बिल्कुल जो है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। नाउ तो बेयर एक्ट जब इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना उसको अच्छे से कैसे पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है वो समझें। सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके जुडिशरी के एग्जाम में। इन्फोर्समेंट डेट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके बेयर एक्ट से, राइट। आपके इनैक्टमेंट डेट्स बन सकते हैं, ड्यूरेशन बेस बन सकते हैं, कंसेप्ट बेस बन सकते हैं, इलस्ट्रेशन बेस बन सकते हैं, आपके डेट जो भी होता है उसके बेसिस बन सकते हैं, केस लॉस के बेसिस पे बन सकते हैं, सेक्शन नंबर इंडेक्स बेस बन सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों पे आपको अप्रोच कैसे रखनी है वो देखते हैं। क्या कहता है कि अगर मान लो अगर मैं पहली बात करूं इन्फोर्समेंट डेट और आपकी इनैक्टमेंट डेट बेस्ड क्वेश्चंस की, तो जैसे ही आप अपनी बेयर एक्ट उठाओ उसका पहला पेज खोलो और ऊपर जो है आप इसमें इन्फोर्समेंट डेट जो है उसको अंडरलाइन कर लो या ऊपर कहीं टॉप पे लिख लो। अब आपने, ये तो मैंने बताया आपको एक एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट का। अब जैसे ही आपने अपनी तैयारी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, सारे एक्ट्स पढ़ लिए, तो अब एक पेज ले लो, A4 साइज शीट पेज ले लो, उसके ऊपर आप 4 डिवाइड करो, 4 कॉर्नर्स बनाओ उस पेज के, और 1 सितंबर को जितने इन्फोर्स्ड एक्ट है वो लिख लो, 1 जनवरी को जितने एक्ट आए हैं वो लिख लो, जुलाई में जितने एक्ट आए हैं वो लिख लो। इस तरीके से एक शीट बना लो और उस शीट को जहां आप तैयारी कर रहे हो वहां चिपका दो। इससे क्या होगा, जब भी आप उठोगे बैठोगे देखोगे तो आप देखते जाओगे उस शीट को
और उससे जो है आपकी मेमोरी में वो सेव होता जाएगा। तो इन्फोर्समेंट डेट हो गया आपका, इनैक्टमेंट डेट्स हो गए। इनको याद करने का तरीका क्या है कि आप अपनी बेरैट के ऊपर टॉप पे लिख लो। तो जितनी दफा आप अपनी बेरैट को खोलोगे उतनी बार आपकी आंखें उसको स्ट्राइक करेंगी और उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में वो सेव होता जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला अप्रोच, जहां पे मैंने कहा कि इन्फोर्समेंट डेट और इनैक्टमेंट डेट बेस्ड क्वेश्चंस आप जो है कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड। अब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को बाद में बताती हूँ, पहले मैं बताती हूँ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस। अभी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जहां पे आपसे पूछा होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कहाँ दे रखा है, आपसे पूछा है सब्जुडाइज कहाँ पे दे रखा है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल ऑफ ईस्टॉपल कहाँ पे दे रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट में, आपसे पूछा है कि डाइन डिक्लेरेशन कहाँ दे रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट में, आपसे पूछा है कॉमन इंटेंशन कहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे एक सेट पैटर्न ही कोर्ट आपसे जो है पूछती है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको एक सेट पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर। अब वहां पे आपको सारे सेक्शन बाय हार्ट लर्न नहीं करने हैं। अगर मान लो आपका सीआरपीसी में इतने सारे सेक्शन है, 484 सेक्शंस हैं टोटल, तो क्या आपको सारे सेक्शन याद करने हैं? नहीं, आपको बस वही टारगेट करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका पूछ लिया सीआरपीसी में अपील कहाँ दे रखा है, रिवीजन कहाँ दे रखा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। आपका सीआरपीसी में पूछ लिया कि ट्रायल्स कहाँ दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, प्ले ऑफ बार्गेनिंग कहाँ से दे रखी है। अब जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इससे आपके 1-2 नंबर तो आई होप पक्के हो ही जाएंगे एग्जाम में, क्लियर। तो यहाँ पे इस टारगेट बेस्ड क्वेश्चन सेक्शंस को आपको कवर अप करना है। हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं और उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस के आपको सेक्शन नंबर याद करने हैं। अब देखो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हर किसी को मुंह जवानी हर बेरैक्ट याद हो। एक्सेप्शंस आर देयर, उनकी मैं बात नहीं कर रही। जनरली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सीआरपीसी के, सीपीसी के, आईपीसी के, एविडेंस एक्ट के और बहुत सारे आपके माइनर एक्ट्स हैं, उन सबके सेक्शन बाय हार्ट याद हो। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई वुड से। बट एट द सेम टाइम आपको स्मार्ट वर्क के लिए जो अप्रोच रखनी है वो ये रखनी है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एटलीस्ट उसका नंबर तो याद हो आपको, राइट। एटलीस्ट उसका नंबर आप याद करने की कोशिश करो। तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस में आपका वही एरियाज पूछे जाते हैं और आप देखते हो ऑफनली रिपीट होते हैं। वो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 44 में दे रखा है। इसी तरीके से आपका 14 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, 19(1)(a) हो गया, ठीक है। फिर आपका 21 हो गया, आपका अबॉलिशन वाला आर्टिकल हो गया, रिलीजन से हो गया। तो ये सारे सेट पैटर्न है जो पूछे जाते हैं इंडेक्स बेस में। तो वहां पे आप कोशिश करो कि कोई भी मार्क्स आपका मिस ना हो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज आपका कंसेप्ट बेस। अब ये कंसेप्ट बेस जो है वो कैसे क्लियर होगा, मैंने बताया कि आप कोशिश करो कि बार बार अपने बेरैक्ट को पढ़ो। एक बार समझ में नहीं आएगा कोई सेक्शन, 2 बार समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार तो डेफिनेटली समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है वो हमसे। उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप जो है कोई कमेंट्री बुक रेफर कर लो, कोई टेक्स्ट बुक रेफर कर लो, उसमें बहुत आराम से एक्सप्लेन करके बताया होता है सेक्शन को। तो इस तरीके से आप अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी, तो देखो बहुत बेसिक चीज है, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी उसको आप अप्लाई कर पाओगे और तभी जो है प्रॉब्लम लॉ की सॉल्व होगी, क्लियर। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कुछ आपके, जैसे कुछ आपको प्रॉब्लम दे दी, उसको अप्लाई करने को कहा, तो वहां पे आपका कंसेप्ट का रोल आता है कि भाई कोई प्रॉब्लम दे दी है, अपने मन से कोई एग्जाम्पल दे दिया है और उस पर आपसे पूछ रहे हैं कि प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनसाउंड था तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपकी आती है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कि जहां पे एग्जामिनर चेक करता है कि आपकी कैसी कंसेप्ट क्लैरिटी है। नाउ कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ ही जो आते हैं आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये जो है बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब ये कौन से एरिया से पूछे जाते हैं, देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपके हार्डली कोई इलस्ट्रेशंस पॉसिबल है एक्सेप्ट 1 और 2, बट एट द सेम टाइम आईपीसी से बहुत ज्यादा हैं, टीपीए से बहुत ज्यादा हैं, एविडेंस एक्ट से बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे जब आप अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी कर रहे हो तो मेक श्योर कि एटलीस्ट एक बार तो आप सारी इलस्ट्रेशंस पढ़ो, एक बार तो आपको हर सब्जेक्ट की बेरैट कवर टू कवर कंप्लीट करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा है कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे जो आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इलस्ट्रेशंस पढ़ो, बार बार पढ़ो, उन्हें जो है अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके देखो, तो उससे क्या होता है आपकी मेमोरी में वो चीजें रिटेन रहती हैं,
राइट अब जैसे ए शूट बी का एग्जाम्पल है, मान लो उस तरीके के कोई एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आप अपने ऊपर वो लेके देखो, अपने फ्रेंड्स में उसको नाम करके देखो, तो इससे जो है जल्दी से याद होता है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें इलस्ट्रेशन बेस्ड चीजों को कैसे कवर अप करना है कि भाई आपको सारी इलस्ट्रेशन एक बार तो पढ़नी है, कम से कम एक बार तो दिमाग से गया हुआ हो कि हाँ भाई एक बार हमने पढ़ रखा है इसको। तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके जब आप बेयर एक्ट को देखते हो। नेक्स्ट आपका आता है डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जहां पे पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ ईस्टॉपल कहाँ दे रखा है, ठीक है, फीडिंग ग्रांट बाय ईस्टॉपल की डॉक्ट्रिन कहाँ दे रखी है टीपीए में, आपसे पूछा है क्या कहते हैं टीपीएस में बहुत कंसोलिडेशन की डॉक्ट्रिन कहाँ दे रखी है, आपकी मार्शलिंग की डॉक्ट्रिन कहाँ दे रखी है टीपीए की बात करूं अगर तो। सिमिलरली आपसे यहाँ पूछता है बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स आपकी इसमें आती हैं, आईपीसी में आती हैं, ठीक है, और आपका जैसे कॉमन इंटेंशन में पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन कहाँ पे दे रखा है, ईस्टॉपल कहाँ पे दे रखा है, राइट। ऐसे पूछ लेता है आपका कि रेस स्पॉलोक्यूटर मैक्सिम बेस भी पूछ लेता है कि मैक्सिम बेस में से कौन से सेक्शन में वो फॉल करेगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, जब आप अपने बेयर एक्ट खोली तो बेयर एक्ट के सेक्शन के बाहर ही लिख लेना है कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ ईस्टॉपल कहाँ दे रखा है, 115 से दे रखा है, तो वही 115 के बाहर मार्किंग कर लेनी है। तो ये जो मार्किंग है, ये जो आप हाईलाइट करते हो चीजों को, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है एग्जामिनेशन में। डॉक्ट्रिन बेसिस क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, या तो डॉक्ट्रिन बेस पूछा जाता है या फिर आपका लीगल मैगजीन बेस पूछा जाता है। तो इस तरीके से अप्रोच रखनी है आपको अपने बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेयर एक्ट उठाई सेक्शन 1 से लेके बिल्कुल आखिरी तक रट मारा, ऐसा पॉसिबल, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस केस में, क्योंकि आपको एक दिन में तो वो याद होगा नहीं, और वो याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा, और आपके इनमें से कोई भी टारगेट जो है अचीव नहीं होंगे। क्योंकि आपको इन तरीकों से तैयारी करनी है। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। एग्जाम आपसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इलस्ट्रेशन पे ध्यान दो। कंसेप्ट तो ऑब्वियसली दैट इज वेरी बेसिक, ठीक है। डॉक्ट्रिन बेस हो गया तो आपने बेयर एक्ट जैसी जहां पढ़ी वहीं पे फटाफट लिख दिया कि भाई फीडिंग ग्रांट बाय ईस्टॉपल दे रखा है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस दे रखा है उस सेक्शन में, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन दे रखा है सेक्शन 17 में, तो इसी एक्यूमुलेशन दे रखा है 17 में, 35 में दे रखा है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो ये सारी डॉक्ट्रिन जो है आपको सेक्शन के बाहर ही लिख लेनी है। ये आपको हमेशा हेल्प करेगा कि जितनी दफा आप वो सेक्शन पढ़ोगे, आपको उससे रिलेटेड जो भी उसके आसपास की बातें हैं कि कौन सा डॉक्ट्रिन है, कौन सा प्रिंसिपल है, वो सब अपने आप ही जो है रिवाइज होता रहेगा। क्लियर? नाउ ड्यूरेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में? ड्यूरेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि कितनी पनिशमेंट होती है, कितने मंथ्स का इम्प्रिजमेंट होता है आईपीसी में, राइट। आपका सेशन जज कितनी सजा दे सकता है, राइट। और आपका होता है ड्यूरेशन बेस्ड लोकल एक्ट्स में कि आपको इतने दिनों में उसको नोटिस देना है, ठीक है। आपका इसमें आप सीपीसी में रिटन स्टेटमेंट इतने दिनों में फाइल हो जाना चाहिए, ठीक। समन्स आपका इतने दिनों में फाइल हो जाना चाहिए, उसका रिप्लाई इतने दिनों में आ जाना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स आर योर ड्यूरेशन और टर्म बेस्ड क्वेश्चंस। और ये भी एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली लोकल एक्ट्स में आई वुड से, जहाँ पे आपको पता होता है कि भाई अगर उसको इवेक्ट करना है तो कितने महीने बाद आप इवेक्ट कर सकते हो, कौन से ग्राउंड्स पे कर सकते हो, उसमें कितने महीने दे रखे हैं, कब तक आप रीलेट नहीं करोगे, फिर रीलेट के बाद कितने दिनों तक आप दूसरे प्रोविजंस फॉलो कर सकते हो, एंड ऑल दोज थिंग्स जो है वो होती हैं आपकी ड्यूरेशन बेस्ड। अब इसको कैसे याद रखें? तो जैसे ही हमने बेयर एक्ट पढ़ा और हमने देखा कि आप जो है आपका इनलार्जमेंट ऑफ टाइम ले लो, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम सीपीसी में 30 दिनों का होता है, तो वहीं पे आपने हाईलाइट कर दिया उसे, वहीं पे उसको छोटा सा हाईलाइट कर दिया, तो जब भी आप उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो वो डेट आपको हाईलाइटेड है ना, वो तो बिल्कुल स्ट्राइक करेगी दिमाग में। तो इस तरीके से आप उसको याद करने की कोशिश करो, और इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो याद होता जाता है। आई वुड से वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिविजन जो है बहुत जरूरी होता है। आज मैंने सीपीसी का टारगेट लगाया और मैंने सीपीसी कंप्लीट कर ली, मान लो 2 महीने में या 1 महीने में, जितना भी टारगेट लगाया एज पर योर कैपेसिटी। नाउ अब खत्म तो मैंने कर दी, अब उसके बाद मैंने कोई और सब्जेक्ट उठा लिया और सीपीसी को रिवीजन नहीं किया, तो सीपीसी जो है दिमाग से उड़ जाएगा। फिर आप कहते हो कि रिटेन नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। अगर आपने आज सीपीसी कंप्लीट करी है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो उठाया है, तो उस नेक्स्ट सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो तो उस दिन के साथ सोने से पहले कुछ पार्ट सीपीसी का रिवाइज कर लिया, अगले दिन उस दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो शाम को सोने से पहले फिर सीपीसी रिवाइज कर लिया। तो इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग तो ये आपको हेल्प करता है रिटेन करने में चीजें। क्लियर? तो इन्हीं सारी चीजों से जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो और आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज आपका अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन।
कौन कितनी सजा देगा, सेशन जज कितनी सजा दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है आपकी, राइट। अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, या आप कह लो कि इस प्रोविजन में फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करता है, मान लो सेक्शन 144 सीआरपीसी की लगनी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाएगा। तो ये सारे होते हैं आपके अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जब भी आप कोई सेक्शन उठाओ तो ये सारी चीजें उसमें जो है हाईलाइट होनी चाहिए। आपने कोई भी सेक्शन उठाया, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने सेक्शन 144 उठा लिया सीआरपीसी का, अब आपने उठाया तो वहां देखा कि कौन इसको धारा को लगाएगा, तो भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाएगा, तो उसको वहां पे हाईलाइट कर लिया। कितने दिनों तक लगा सकता है वो, 2 महीनों के लिए लगा सकता है, उसको हाईलाइट कर लिया। अब वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है 6 महीने के लिए, तो उसको हाईलाइट कर लिया। तो ये सारे कीवर्ड्स आपने निकाल लिए उससे बेयर एक्ट से, सेक्शन से, कि भाई ये सेक्शन हमें ये बात कन्वे करता है। एंड सिमिलरली देखो, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। आप सोचो कि ओवरनाइट आपको सीआरपीसी आ जाए, ओवरनाइट सीपीसी आ जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे आती है। जहां पे मैंने बताया कि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 3-4 नंबर की, यू विल फाइंड कि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में, डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट्स, राइट। तो यहाँ पे जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, मान लो आपने 1 से 10 तक सेक्शन पढ़े, अब उसमें से 2 सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन का नंबर आपको याद होना चाहिए। उस पर्टिकुलर सेक्शन जो आपने 1 से 10 तक पढ़ा, उसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसका सेक्शन नंबर आपको याद हो, और उसको हम कहते हैं कि भाई हमने इंडेक्स बेस्ड तैयारी कर ली है। क्योंकि आप सोचो कि 1 से लेके पूरा 500 सेक्शन याद कर लोगे तो वो तो इम्पॉसिबल है, और याद कर भी लिया अगर तो यू विल टेंड टू फॉरगेट, बाद में जो है भूल जाओगे धीरे धीरे कुछ दिनों बाद। तो इस तरीके से हम जो है अपनी जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, और स्पेशली हम ये अप्रोच रखते हैं जब हम अपनी बेयर एक्ट को उठाते हैं। हमें बेयर एक्ट से भागना नहीं है, हमें उसको अपने आप के ऊपर बोझ नहीं बनाना है, हमें उसको समझना है, हमें उसको देखना है कि हम उसमें कितनी ज़्यादा मार्किंग कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा अपने नोट्स, शॉर्ट हैंड में नोट्स बना सकते हैं साइड में, और बनाओ शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके साथ ही साथ बनाओ कि भाई सेक्शन 34 अगर मैं पढ़ रहा हूँ आईपीसी का कॉमन इंटेंशन, तो इसमें क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बता रहा है। इसमें बता रहा है कि आपका इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन कहते हैं, सॉरी, या फिर इससे रिलेटेड केस लॉज कौन से हैं, वीरेंद्र कुमार घोष वाला केस है, साथ में ही लिख लो। डिफरेंस सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में बता रखा है आपका महबूब शाह वाले केस में, तो वो साइड में लिख लो। तो जब आप ये खुद से भी लिखोगे ना, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में आपके वो रिटेन होगा। और मोर ओवर, एक बार की मेहनत है, एक बार आपकी बेयर एक्ट में लिख लिया आपने, तो उससे क्या होगा, जब भी आप उससे गो थ्रू करोगे तो सारी बातें एक साथ में रिवाइज होती जाएंगी। सेक्शन 4 से रिलेटेड सारी बातें एक बार में ही जो है रिवाइज हो जाएंगी। सिमिलरली फॉर एवरी सब्जेक्ट, राइट। और कोई भी सेक्शन जो है आपका आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता है। किसी ना कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप, लिमिटेशन एक्ट सीपीसी से मिला के पढ़ते हो आप, एसआरए सीपीसी से मिला के पढ़ते हो आप, राइट। तो कोई भी आप सोचो कि सेक्शन अकेला पढ़ा जाता है कि मैं अब इस सेक्शन को पर्टिकुलर समझूंगा, नहीं, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंकेज होता है। तो जब भी आप सेक्शन पढ़ो तो एक दिमाग को अपना खुला रखो, एक तो वाइडर एंगल रखो अपने दिमाग का, और उसमें सोचो कि इससे कौन सा सेक्शन रिलेटेड है, सीपीसी में, एसआरए में कहाँ जाएगा, या आपका लिमिटेशन से कैसे जुड़ा हुआ है ये, या टीपीए की बात करो तो टीपीए में कैसे क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या रोल है, कहाँ पिक्चर में आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारा। तो इस तरीके से एक वाइडर एंगल हमेशा रखो। आईपीसी पढ़ो तो इसकी सजा तो यहाँ दे रखी है, इसका प्रोसीजर सीआरपीसी में कहाँ रिलेट होगा। तो सिमिलरली आप जो है अपने वाइडर एंगल रखोगे पढ़ते वक्त, तो वो धीरे धीरे आप जो है उसको रिटेन करते जाओगे, और फिर वो जो है आपकी हेल्प करेगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में। अब जो ये बात है कि लोग कहते हैं रट लो, सेक्शन का जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए एज इट इज कोटेशन लिखनी है, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। आप जो है एज इट इज सारे प्रोविजंस तो याद कर ही नहीं सकते, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में बेयर एक्ट को कैसे यूज करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए वो तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्लैरिटी तो ऑफ कोर्स बेयर एक्ट से क्लियर होगी आपकी, और एट द सेम टाइम जो भी आप रेफर करते हो टेक्स्ट बुक उससे। अब आपको मेंस के एग्जामिनेशन के लिए उस सेक्शन में से कीवर्ड्स निकालने हैं, आपको उसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं। और जब कीवर्ड्स निकालोगे आप, तो कीवर्ड्स को अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्शन के ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसको जो कीवर्ड्स आपने किसी पर्टिकुलर सेक्शन के निकाले, तो उसको जो है सिनॉप्सिस के फॉर्म में बना के अपने पास रख लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके एक शॉर्ट हैंड नोट्स जो है
तैयार हो जाएंगे कि भाई छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, ये एक पर्चा बना लिया है, अब जब भी हमारा एग्जाम आएगा तो हम रिवाइज कर लेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आपको बहुत सारा एरिया कवर करना है मेंस में, इतने सारे आपके पेपर 1 पेपर 2 जिसमें सब्सटैंटिव प्रोसीजरल सब कुछ पूछा जाता है। तो आप सोचो कि आप सारे के सारे सेक्शंस बेयर एक्ट के मतलब बिल्कुल एज इट इज कोटेशन वाइज कोट कर दो एग्जाम में, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इवन आपका एग्जामिनर भी ये डिमांड नहीं करता है कि आप जो है एज इट इज सेक्शन को जो है एग्जाम में उतारो। उतार देते हो सो गुड सो वेल, वरना ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि आपको बिल्कुल रटा रटाया सेक्शन की सेम लैंग्वेज आपसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। वो कुछ अननेसेसरी डिमांड नहीं कर रहा। ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो इसलिए यहाँ पे आपसे क्या डिमांड है कि एटलीस्ट कीवर्ड्स तो पता हो। कीवर्ड्स कैसे होते हैं कि क्या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, क्या ड्यूरेशन दे रखा है उसमें, कौन सा कितने साल, कितने मंथ, कितने डेज दे रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप उसमें से निकाल के रख लो, अलग रख लो। आपने निकाल के अलग रख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाले हैं उसको आप अपनी आंसर राइटिंग में फॉर्म कर दो। तो अब आंसर राइटिंग के लिए जो ये सिनॉप्सिस बनाई है, तो उसके लिए पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन दिया आपने कोई टॉपिक का, उसका पर्पस ऑब्जेक्ट बता दिया, राइट? उसके बाद आपने बॉडी में सेक्शन की लैंग्वेज लिखी, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखे, उसके रिलेटेड केस क्लॉज लिखे, उसके रिलेटेड मैक्सिम लिखे इफ यू रिमेंबर, राइट? उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया। तो इस तरीके से दिमाग में एक सिनॉप्सिस बना लिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं ये सारी चीजें बातें इनकलकेट करना चाहता हूँ फॉर अ बेस्ट आंसर राइटिंग। तो सिनॉप्सिस बनाना आपको मेंस में जो है बेयर एक्ट से आ जाता है। कैसे कि आप उनके कीवर्ड्स पकड़ लेते हो और कीवर्ड्स को एग्जाम में जाके आराम से समझा देते हो। तो मेंस एग्जामिनेशन में बेयर एक्ट आपकी इस तरीके से यूजफुल होती है। नाउ नेक्स्ट इज आपका इंटरव्यू की स्टेज पे कैसे बेयर एक्ट यूज होती है। तो इंटरव्यू की स्टेज पे बेयर एक्ट का बस इतना सा काम होता है। देखो इंटरव्यू में आपसे जो है सेक्शन बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पूछे ऑलमोस्ट नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे मानो कभी कभार एक आध सेक्शन पूछ लिया तो पूछ लिया। अदरवाइज इंटरव्यू लेवल पे आपसे जो है सेक्शन बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड जो है क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपसे डॉक्ट्रिन पूछ सकते हैं, या आपको वहाँ पे आप जो एग्जामिनर होता है जो आपको आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपसे ये चाहता है कि आपको पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी हो लॉ पे, राइट? अब आप जज बनने वाले हो, 2 स्टेज तो आपने निकाल ही दिए। तो अब जब इंटरव्यू में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे बेयर एक्ट का बस ये है कि अगर आप जब आंसर कर रहे हो तो जो भी उसमें से आपने कीवर्ड्स निकाले हैं मेंस के टाइम पे, वो अगर आप कोट कर देते हो, मतलब बता देते हो, कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है वो जो है बस और बस आपकी इंटरव्यू में जज करी जाती है। तो इंटरव्यू में बेयर एक्ट का बस ये है कि बेयर एक्ट से तो ऑब्वियसली कंसेप्ट बेयर एक्ट से ही क्लियर होगी हमारी। अब मान लो आप लोग के दिमाग में एक डाउट है कि कैसे जो है हम इसको समझें, बहुत टफ लैंग्वेज है या समझ में नहीं आ रही है, नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा है, इस तरीके से स्टार्ट हुआ है या नेगेटिव कॉनोटेशन से स्टार्ट हुआ है सेक्शन। तो उसके लिए मान लो बहुत डिफिकल्टी आ रही है, यू आर अ बिगिनर, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हो, टेक्स्ट बुक्स रेफर कर सकते हो, राइट? एट द सेम टाइम जहाँ पे आपको सब लगता है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि टेक्स्ट बुक्स तो आपने रेफर कर ली, आई रिकमेंड कि चलो बेयर एक्ट समझ में नहीं आ रही है, टेक्स्ट बुक रेफर कर ली, बट देन अगेन जंप बैक टू दी टेक्स्ट बुक्स। अरे बेयर एक्ट पे दोबारा आओ। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक से पढ़ा बंद कर दी तो फिर भी समझ में नहीं आया ना, बेयर एक्ट, फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इसलिए पहले बेयर एक्ट पढ़ो, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, बट तीसरी बार तो पक्का समझ में आएगा इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, राइट? तो उस केस में आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, टेक्स्ट बुक्स रेफर करी, टेक्स्ट बुक से जब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्ड हो गई तो दोबारा जंप बैक टू योर बेयर एक्ट। अब वहां पे आपको देखना है कि कैसे यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट बुक में इस बातों को समझाया है। तो उससे आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाते हो कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऐसे पढ़ना है। अब उसके बाद जब दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे तो शायद आपको रेफर ना करना पड़े टेक्स्ट बुक, क्योंकि आपको एक बार अप्रोच आ जाएगी कि भाई ये इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेयर एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए तो भाई वही एक आपके पास रास्ता है, उसी को उठाना वही एक हथियार है जो सारे लोगों को मार गिराएगा। तो आपका कमांड बेयर एक्ट पे बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या अप्रोच रखनी है पढ़ने के लिए वो मैंने आपको बताया इस सेशन में कि कैसे कैसे अप्रोच रखनी है, क्या क्या चीज़ें मार्क करनी है आपको एग्जाम में अपने बेयर एक्ट में, और जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।